देश का चावल किसान संकट में है, प्याज उगाने वाला किसान संकट में है, आम के बाग लगाने वाला किसान संकट में है, गन्ना किसान संकट में है, लीची किसान संकट में है। साफ शब्दों में कहें तो देश का किसान संकट में है और यह संकट इतना बड़ा हो चुका है कि ये कहानी बस किसानों की नहीं रही। यही बड़ी तस्वीर लेकर हम हाजिर हैं इस सप्ताह के एग्री बुलेटिन में। आज की हर खबर खेती, किसान, बाजार और सरकार की नीतियों से जुड़ी उस सच्चाई को सामने रखती है जिसे नज़रअंदाज करना अब आसान नहीं है। आइए एक एक मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात चावल किसानों की, वही चावल जो भारत की मुख्य फसल है, चावल जिसकी खेती किसान सबसे ज़्यादा करते हैं। भारतीय चावल निर्यात पर इस समय दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर दिख रहा है तो दूसरी तरफ चीन ने भारतीय चावल की खेपों को लौटाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2026 के पहले 4 महीनों में भारत का निर्यात 1.3% घट गया। जनवरी से अप्रैल के बीच भारत ने 83.9 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया, जो पिछले साल की समान अवधि से कम है। सबसे ज्यादा असर बासमती चावल पर पड़ा है। खाड़ी देशों के लिए जाने वाली शिपमेंट में देरी हो रही है, शिपिंग लागत बढ़ चुकी है। ईरान, इराक, कतर और सऊदी अरब जैसे बड़े बाजार संघर्ष की वजह से प्रभावित हैं। हालात ऐसे हैं कि खरीदार और निर्यातक दोनों नए सौदे करने से बच रहे हैं। नई दिल्ली के एक निर्यातक का कहना है कि जब तक क्षेत्र में तनाव रहेगा तब तक चावल निर्यात सामान्य स्तर पर लौटना मुश्किल है। भारत गैर बासमती चावल मुख्य रूप से बांग्लादेश, बेनिन, आइवरी कोस्ट, गिनी और कैमरून को भेजता है, जबकि बासमती का बड़ा बाजार सऊदी अरब, इराक, ईरान और यूएई है। पिछले साल तक ईरान भारत के बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब सऊदी अरब उससे आगे निकल चुका है। इधर चीन ने भारतीय गैर बासमती चावल की खेपें यह कहकर लौटा दी उनमें जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड तत्व पाए गए हैं, जबकि भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश में कपास को छोड़कर किसी भी जीएम फसल की अनुमति नहीं है। दिल्ली के एक व्यापारी का आरोप है कि चीन जानबूझकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुद चीन में जीएम चावल की खेती होती है। मार्च में भी चीन 3 भारतीय खेपें लौटा चुका था। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय और ICAR ने स्पष्ट किया था कि भारत में किसी भी जीएम चावल को मंजूरी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 70 भारतीय चावल कंसाइनमेंट खारिज किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जांच चीन की एजेंसी CCIC की भारतीय इकाई ने ही की थी। विवाद इतना बढ़ चुका है कि करीब 200 कंटेनरों की शिपमेंट अटक गई है और चीन ने 3 भारतीय कंपनियों के आयात लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए हैं। देश में किसान धान की खेती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए यह खबर वाकई में चिंताजनक साबित हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है और क्या भारत सरकार को किसानों और निर्यातकों के हित में ज़्यादा सख्त रुख अपनाना चाहिए। अब बात आम किसानों की। अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसे भारतीय आम अब जापान नहीं जा पाएंगे। जापानी अधिकारियों ने भारत की VHT यानी वेपर हीट ट्रीटमेंट सुविधाओं में खामियां पकड़ी हैं। यह वही प्रक्रिया है जिसके जरिए आमों को कीटों और फ्रूट फ्लाई से सुरक्षित बनाया जाता है। इस तकनीक में आमों को गर्म और नम हवा में रखा जाता है ताकि कीट खत्म हो जाएं और फल निर्यात के लिए सुरक्षित माना जाए। हर साल जापानी अधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए भारत आते हैं। ये आम किसानों पर दोहरी मार है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से आम किसान पहले ही काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। आम के बौर और अमियाँ टूट कर गिर गए थे। ऐसे में ये खबर किसानों के लिए दोहरी मार जैसी है। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां प्याज किसान आज भी बदहाली झेल रहा है। बीड जिले के किसान ने दावा किया कि उसे अपनी प्याज के सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो का भाव मिला। सोचिए, 50 पैसे किलो। अरड़वाड़ी के किसान भास्कर सिंगारे 22 मई को 602 किलो प्याज लेकर सोलापुर मंडी पहुंचे। पूरी खेप के बदले उन्हें सिर्फ 301 रुपये मिले, जबकि मजदूरी और परिवहन मिलाकर लागत 1382 रुपये आई, यानी किसान को अपनी जेब से 1082 रुपये लगाने पड़े। भास्कर सिंगारे ने कहा कि उन्होंने ट्रैक्टर की किस्त भरने की उम्मीद से प्याज बेची थी, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा। हालांकि कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में नाफेड 12 रुपये 35 पैसे प्रति किलो की दर से प्याज खरीदेगा, लेकिन अब इस खरीद प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ ने मांग की है कि नाफेड और NCCF रोजाना यह जानकारी सार्वजनिक करे
कि किस मंडी से कितनी प्याज खरीदी गई, किन किसानों से खरीदी हुई और कुल कितना उठाव हुआ है। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर। सोलापुर में बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। हालात ऐसे हैं कि अब किसान परिवारों की महिलाएं भी सड़क पर उतर आई हैं। किसानों का आरोप है कि गोकुल शुगर मिल ने उनका करीब 130 करोड़ रुपए का भुगतान रोक रखा है। धाराशिव और सोलापुर के किसान जिला परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि मिल ने गन्ने की पेराई तो कर ली, लेकिन भुगतान नहीं किया। उधर राज्य के मंत्री हसन मुशर्रफ का कहना है कि महाराष्ट्र की कई चीनी मिलें भारी कर्ज के बोझ में दब चुकी हैं और उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। इसी बीच गन्ना को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर भी है। केंद्र सरकार ने प्रस्तावित गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 का मसौदा वापस ले लिया है। किसान संगठनों तथा गुड़ एवं खांडसारी उद्योग के विरोध के मद्देनजर सरकार को गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में किए जा रहे बदलावों से कदम पीछे खींचने पड़े। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी। अब रुख करते हैं बिहार का। कहते हैं कि बिहार की लीची सिर्फ स्वाद नहीं देती, गर्मी की यादें भी छोड़ जाती है। लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची किसानों के लिए मिठास नहीं, चिंता लेकर आई है। आप भले ही लीची 200 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी दूसरी तस्वीर यह भी है कि इससे किसानों को बहुत फायदा नहीं हो रहा है। इस बार उत्पादन कम हुआ है। मौसम की मार और बारिश ने फसल को नुकसान पहुँचाया है। हालात यह है कि बाजार में लीची महंगी बिक रही है और लोगों को एक लीची के लिए 3 से 4 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय पर बारिश नहीं हुई, फिर मौसम ने पलटी मारी और पूरी फसल प्रभावित हो गई। नतीजा यह है कि उत्पादन घटा और लागत का दबाव बढ़ गया। उधर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। डीजल महंगा होने का सीधा असर खेती की लागत पर पड़ता है। मौसम की अनिश्चितता पहले से बनी हुई है। जायद फसल उगाने वाले किसान नुकसान झेल रहे हैं और खरीफ की तैयारी कर रहे किसानों के माथे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 मई को नई दिल्ली में आयोजित खरीफ सम्मेलन 2026 में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई राज्यों के मंत्री और अधिकारी सम्मेलन में नहीं आए हैं। इस पर उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। आज अतीश बता रहे थे कि गंभीरता पूर्वक लोग आए हैं और वरिष्ठ अधिकारी आए, सचिव आए, पीएस आए, एग्रीकल्चर या जो जिम्मेदार अधिकारी है आने चाहिए। अगर देश का उत्पादन बढ़ाने के सबसे बड़े सम्मेलन में कोई ना आए तो इस लायक ही नहीं है कि उसको उस पद पर रखा जाए, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि कृषि और खाद्यान्न उत्पादन देश की सबसे गंभीर जिम्मेदारियों में शामिल है और ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी सम्मेलन में उन्होंने अल नीनो को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संभावित अल नीनो प्रभाव से निपटने के लिए जिला स्तर पर कंटीजेंसी प्लान तैयार करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IMD ने अभी 2026 मानसून का अंतिम पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चिंता नहीं, तैयारी जरूरी है। जिन जिलों पर असर पड़ सकता है वहां विशेष कंटीजेंसी प्लान बनाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर फसलों में बदलाव पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय वैकल्पिक फसलों के लिए जिलों की पहचान कर रहा है और बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अब देखते हैं कुछ राज्यवार खबरें। महाराष्ट्र सरकार गन्ना कटाई के लिए पलायन करने वाले मजदूर परिवारों की बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने बताया कि ऐसे परिवारों की बेटियों को 4 महीने के लिए बाल गृह में रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बाल विवाह रोकना और बच्चियों को सुरक्षित माहौल देना है। तेलंगाना सरकार ने मक्का किसानों को राहत देते हुए खरीद प्रक्रिया के तहत 1173 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि करीब 1 लाख किसानों के खाते में भेजी जाएगी। कृषि मंत्री तुम्बला नागेश्वर राव ने इसकी जानकारी दी। उधर उत्तर प्रदेश ने 2047 तक खुद को वैश्विक कृषि और एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसी के तहत राज्य ने 2026-27 में खरीफ खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन 30.25 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 20% ज़्यादा है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि एक समय था जब यूपी को खाद्यान्न के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब राज्य न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरे राज्यों को भी आपूर्ति कर रहा है। उन्होंने किसानों से मक्का, दलहन और तिलहन जैसी नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने की अपील भी की। मध्य प्रदेश ने सरकारी गेहूं खरीद में नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य ने MSP पर
10.42 मिलियन टन से ज़्यादा गेहूं खरीदा है। यह खरीद लगभग 13.5 लाख किसानों से हुई है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक सरकारी गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश और पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। खास बात यह रही कि इस बार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी गई। बिहार में गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में 25 नई अत्याधुनिक चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी और वर्षों से बंद मिलों को दोबारा शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार के उन किसानों के लिए भी राहत खबर है जिनकी फसल और पेड़ आंधी, बारिश और ओलावृष्टि में तबाह हुए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई जिलों में सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित किसानों को राहत दी जा सके। अब बात बाजार भाव की करते हैं। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बाद सोयाबीन के भाव में शुक्रवार 29 मई को मजबूत रिकवरी देखने को मिली और भाव में 100 से 150 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई। कीर्ति प्लांट में भाव 7630 रुपये पर खुलकर 7750 रुपये में बंद हुआ। नीचे के भाव में लगातार बिकवाली जरूर आई है, लेकिन आवक कम होने से बाजार भाव में तेजी बनी हुई है। नाफेड द्वारा बोलियां खारिज होने के बाद से भाव में तेजी बनी हुई है और भाव इस सप्ताह भी तेज रहने की उम्मीद है। देसी चने में मजबूती बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अग्रिम सौदे बंद हो चुके हैं, जबकि हाजिर बाजार में माल की कमी है। लॉरेंस रोड पर चना 50 रुपये बढ़कर 6000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी अपेक्षित सप्लाई नहीं आ रही है। ऐसे में कारोबारियों का मानना है कि पुराने माल में आगे और 200 रुपये तक की तेजी जा सकती है। गेहूं की सरकारी खरीद 342 लाख मीट्रिक टन को पार कर चुकी है। हालांकि मंडियों में सप्लाई बनी रहने से भाव फिलहाल 2680 से 2725 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं। पिछले महीने उत्पादन घटने की अफवाहों के चलते यूपी में स्टॉकिस्ट सक्रिय हो गए थे और दिल्ली में गेहूं के भाव 250 रुपये तक उछले थे, लेकिन फिलहाल बाजार में बड़ी तेजी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। उधर बासमती चावल में भी शुरुआत में सुस्ती थी और बाजार 800 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक टूट गया था, लेकिन अब मई जून शिपमेंट के लिए निर्यातकों की खरीद बढ़ने से सभी किस्मों में 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी लौट आई है। 1401 स्टीम चावल जो पहले 8750 रुपये में बिक रहा था 9200 रुपये तक पहुंच चुका है। कारोबारियों का मानना है कि आगे भी बाजार मजबूत रह सकता है। अब मौसम का हाल देखते हैं। IMD ने दक्षिण पश्चिमी मानसून 2026 को लेकर अपना दूसरा लॉन्ग रेंज पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रशांत महासागर में तटस्थ परिस्थितियां धीरे धीरे अल नीनो की ओर बढ़ रही हैं और मानसून सीजन के दौरान अल नीनो विकसित हो सकता है। मॉडल संकेत दे रहे हैं कि जून में इसकी शुरुआती स्थिति बन सकती है, जबकि सितंबर तक इसका असर ज़्यादा स्पष्ट हो सकता है। वही हिंद महासागर में इंडियन ओशन डायपोल यानी IOD फिलहाल तटस्थ स्थिति में है और मानसून के दौरान इसके भी तटस्थ बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले एक हफ्ते में मानसून अरब सागर और अंडमान निकोबार क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। विभाग जल्द मानसून की नई एंट्री डेट जारी करेगा। IMD के अनुसार जून से सितंबर 2026 के बीच देश में मानसूनी बारिश दीर्घकालिक औसत का करीब 90% रह सकती है, यानी इस बार सामान्य से कमजोर मानसून की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश की संभावना है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मानसून कोर जोन यानी वह इलाका जहां देश की सबसे बड़ी बारिश आधारित खेती होती है, वहां भी कम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि देश भर में बारिश का वितरण असमान रह सकता है। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी, जबकि कई क्षेत्रों में बड़ा वर्षा घाटा देखने को मिल सकता है। अगर आप खेती किसानी, मंडी, कृषि नीति और सरकार के फैसलों से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो न्यूज़ पोर्टली का एग्री बुलेटिन देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।